वेलकम फ्रेंड, युक्ति आइस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 21 सितंबर है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है जो यूपीएससी और स्टेट पीएससी में महत्वपूर्ण रूप से आप लोगों के लिए योगदान यह करेगा। तो आज उस पर हम लोग उसके सभी मेन पार्ट और सब पार्ट पर चर्चा करेंगे। खासकर आज अंत तक जरूर आप लोग वीडियो देखिएगा। आज इस न्यूज़पेपर एनालिसिस में आप लोगों को यह जानने का अवसर पुनः मिलेगा क्या कौन से न्यूज़ को पढ़ना है और कौन से न्यूज़ को नहीं पढ़ना, क्योंकि बहुत से ऐसे न्यूज़ है जो लगता है कि हाँ एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं प्रश्न मेंस और में, तो यह नहीं वहाँ से आएगा। बाकी चीज़ें आप लोगों को प्रथम दृष्टया यही लगेगा, पर सूक्ष्म अवलोकन करने के बाद देखने को मिलेगा इसमें 2 से 3 ऐसे टॉपिक है जरूर वहाँ से मेंस और इंटरव्यू में प्रश्न क्रिएट किए जा सकते हैं। तो आज आप जरूर अंत तक देखिएगा वीडियो को ताकि चीज़ें सीख सकें। आगे बढ़ने से पहले आप लोग जरूर, जैसा कि हर बार बोला जाता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो हमारे पुराने और नए लिसनर हैं, व्यूअर हैं, चैनल को शेयर कीजिए, जितने भी ग्रुप्स हैं वहां शेयर कर सकते हैं। आपके अपने मित्र को, अपने कलीग को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि यह इंटरनल मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है और साथ ही साथ हमें दिशा भी पता चलता है कि किस दिशा में हमें काम करनी है। तो चलिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है और कमेंट सेक्शन दोनों जगह आप लोगों को लिंक प्रोवाइड किया गया है ऐप का भी। और ऐप इसलिए डाउनलोड कीजिए कि बहुत जल्द आप लोगों को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का जो पीडीएफ है की नोट्स का वो अवेलेबल होगा, उसके लिए प्रक्रियाएं जारी है। तो आप लोग ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और भी बहुत से फ्री आप लोग को दिए जाते हैं नोट्स सेक्शन में, आप लोग जाके नोट्स देख सकते हैं फ्री सेक्शन नोट्स में। और बहुत से पैकेज है, लो प्राइस पर पैकेज क्रिएट किया गया है, जैसे यूपीएससी का टेस्ट हो, बीपीएससी का टेस्ट हो, यूपीपीसीएस का टेस्ट हो, सारे टेस्ट अब अपडेट हो रहे हैं। तो आप लोग लो कॉस्ट पर अगर बेहतर चीज़ें करना चाहते हैं, टू दी पॉइंट एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, तो युक्ति आईएएस का ऐप और वेबसाइट ज़रूर यूज़ कीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। साथ ही साथ एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, यूट्यूब का जो कम्युनिटी सेगमेंट होता है, चैनल के पहले और आपको प्लेलिस्ट के बाद होगा ये कम्युनिटी का चैनल, उस सेक्शन को ज़रूर देखिएगा। वहाँ बहुत महत्वपूर्ण पीआईबी के, इन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, रेलवे के या तो नीति आयोग की, इस प्रकार के बहुत से स्लाइड पेपर जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसको वहाँ पर अपडेट किया जाता है। उसको ज़रूर डेली आप लोग फॉलो कीजिएगा उस कम्युनिटी सेक्शन को, ताकि आप लोग जो चीज़ें छूट जाती है, जो महत्वपूर्ण चीज़ों के अतिरिक्त भी कुछ देखने को डाटा एनालिसिस के लिए ज़रूरी होता है, तो इस सेक्शन में दिया जाता है। तो आप रेगुलर उसे वॉच कीजिएगा ताकि और भी इम्प्रूवमेंट हो सके। देखिए, युक्ति आईएएस आप लोगों को हर वो प्लेटफॉर्म, हर वो तरीका अपना के दे रहा है जो आपको एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को तैयारी करवाता है और टू दी पॉइंट बात करता है। देखिएगा, मैं अन सोर्सेस को यूज़ नहीं करता हूँ। अभी जितने लोग हमसे जुड़े होंगे वो महसूस करते होंगे, यहाँ पर कभी भी अनसोर्स डॉक्यूमेंट को शेयर नहीं किया जाता है। ऑथराइज डॉक्यूमेंट वो पीआईबी का हो या नीति आयोग का हो या तो कोई गवर्नमेंट साइट का ही साइट या वेब लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपके स्टडी को ऑथेंटिक बनाया जा सके। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए, पहला पेज में आप देख रहे होंगे, पूरा पहले पेज में आपको आज के पहले और दूसरे पेज में कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। देखिए, नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहला पृष्ठ जरूरी नहीं है कि प्रत्येक दिन आप लोग इम्पोर्टेंट लेकर आए कि एग्ज़ाम ओरिएंट आपको टॉपिक दे। तो सबसे पहले ये आप लोग को जानना है कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं, प्रथम पृष्ठ में जो न्यूज़ दिया गया वो इम्पोर्टेंट है, इसलिए प्रथम पृष्ठ पर दिया गया होगा, तो उसे पढ़ते हैं। पर देखिए, इस पर पहले आपको एक बार मैंने चर्चा भी किया था, तो उसे ज़रूर वीडियो को देखिएगा जाके, और साथ में यह भी सीखिए कि देखिए कौन सा न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, आर्थिक आरक्षण के संदर्भ में संविधान का उल्लंघन नहीं है, अभी इस पर संसद में चल रहा है, संसद में, न्यायालय में चल रहा है, अभी प्रक्रियाएं चल रही हैं। उसमें क्या इस पर चर्चा परिचर्चा होगी, लास्ट में निर्णय क्या आएगा। उससे पहले जो वकीलों के द्वारा दायर किया जा रहा है, दलील दिया जा रहा है, साथ ही जो हमारे
अटर्नी जनरल है उनके द्वारा भी कुछ कुछ बातें की गई है, वेणुगोपाल के द्वारा, के वेणुगोपाल के द्वारा। तो ये सब चीज़ें अपडेट आप लोग करते रहिएगा ताकि आपको आगे आने वाले समय में जब फाइनल इसका डिसीजन आए तो चीज़ें स्पष्ट हो। और इस पर पहले मैंने भी चर्चा कर चुका हूँ कि आर्थिक आरक्षण किस रूप से है दिया जाता है, आर्थिक आरक्षण का क्या महत्ता है, कौन से संवैधानिक प्रावधान के तहत दिया गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत दिया, सभी पर चर्चा आपको सितंबर के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आप लोग इसे ज़रूर देख लीजिएगा। बस आपको यह आज का पेपर बस यही नोटिफाई करता है कि पहले का एक न्यूज़ है, बाकी और कोई न्यूज़ आपके लिए उपयोगी नहीं है। और यह भी न्यूज़ आपके एग्ज़ाम ओरिएंट को चीज़ को कवर नहीं कर रहा। जब तक ये फाइनल नहीं रहता, इस पर डिसीजन नहीं रहता, तो आपको न्यूज़ वो लेकर नहीं आता है कि एग्ज़ाम यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जाए। ये अभी पैरवी चल रहा है, उसमें की गई क्रियाकलाप है, तो इसलिए यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप लोग को इसके लिए पढ़ना ज़रूरी है, इसे इसका की नोट्स बनाना है, बस इसे अपडेट रखना अपने टॉपिक के साथ कि हाँ अगला क्या हुआ उस पर काम, उसके साथ ही हम लोग को आगे बढ़ना है। तो चलिए आगे फिर देखिए, 3 पेज तक आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं जो एग्ज़ाम में आप लोगों के लिए काम दे। देखिए, सब्सक्राइब करते रहिए यूट्यूब चैनल को, युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जिस रूप से बढ़ना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ गया है। तो आप लोग ज़रूर हमारा सहयोग कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। देखिए, इस पेज में आपके लिए उपयोगी है, जैसे 2047 तक पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने को तैयार है केंद्र सरकार, आज दिशा निर्देश कर रही है। जल्द ही इस पर कुछ अपडेट आएंगे, कोई नीतियाँ घोषित होगी, घोषणा पत्र के तहत ओंकार भरी है, ये सब बातें की गई है। और मैंने लास्ट वीडियो में पर्यटन के संदर्भ में चर्चा भी किया है, किस प्रकार से पर्यटन करना, पर्यटन के क्षेत्र में विकास की बात भारत सरकार या उसकी नीतियों के द्वारा स्पष्ट की गई है। तो वर्ष 2047 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, हमारा आज़ादी का 100 वर्ष पूरेगा 47 में, तो उस आज से लेकर जो 75वीं वर्षगांठ मनाया गया है, समाप्ति व 76वीं वर्षगांठ जो चालू है, से लेकर 100 तक के दौर में बहुत से ऐसे 1-2 साल में आपको योजनाएं देखने को मिलेगा जो यूपीएससी और एस्पिरेंट और पीसीएस एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो आप जो भी टॉपिक को मैं नोटिफाई कर देता हूँ, ट्रिपल स्टार का है, तो उसे आप बेहतर तरीके से की नोट्स बना लीजिएगा, उससे आने वाले समय में प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। तो ये देखिए, कल के टॉपिक में आप इसमें कुछ अपडेट है उसे देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा, बस ऐड करना और कुछ नहीं। जैसे यहाँ पर धर्मशाला में घोषणा पत्र जारी किया गया, 8 वर्षों में सृजित होगी 3.7 करोड़ नौकरियाँ पर्यटन के क्षेत्र में। तो यह की नोट्स आप अपडेट कर दीजिएगा। कल का जो न्यूज़ आप लोग कवर किए होंगे उसका की नोट्स बनाएंगे, उसमें कहीं एक जगह एक लाइन ये लिख लीजिएगा, बाकी कुछ नहीं है। देखिए, पुनः हिजाब विवाद के पीछे थी गहरी साजिश, या कल कोर्ट में बोला गया। देखिए, इस पर मामला चल रहा है, अभी मैं इस पर कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको एक नागरिक बनाने के लिए अग्रसर होना चाहिए। यह किसी धार्मिक विशेष के बारे में आक्षेप नहीं है, मैं एक सामाजिक निर्णय के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ, सामाजिक मान्यता को स्थापित करने के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ। जैसे कि जो ओरिजिन है, जिस देश में इस्लाम धर्म का ओरिजिन हुआ है, अगर वहाँ पर इस प्रकार की कोई मान्यताएं स्थापित नहीं है या उसमें सुधार की बात हो रही है, लगातार सुधार की बात हो रही है, ऐसे मैंने कितनी बार आप लोगों को समझाया है, बताया भी है कि किन किन देशों में सुधार की बात हो रही है, या जर्नल व्यू में भी देखा जाए कि जो भी पंथ संप्रदाय या तो धर्म का सृजन हुआ है जिस परिस्थिति में, क्या उसकी वास्तविकता को बनाए रखना, अभी तक कायम रखना आज के परिप्रेक्ष्य में सही है? उसकी जो मान्यताएं पहले थी, ठीक है, कुछ कबीलाई मान्यताएं थी, क्योंकि सभी लोग पहले कबीला से ही सृजित हुए हैं, मानव की उत्पत्ति कबीलाई संस्कृति से ही हुई है। तो कबीलाई संस्कृति में जो चीज़ें रही थी, क्या वर्तमान समय में उसकी प्रासंगिकता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। यह आत्म मंथन का विषय है, न कि किसी सामाजिक संस्थाओं द्वारा या किसी न्यायिक प्रक्रिया द्वारा या सरकार के विभिन्न एजेंसियों द्वारा यह ज़बरदस्ती स्थापित करने वाली प्रक्रिया। यह स्वयं आत्म मंथन की जरूरत है कि हम एक सभ्य समाज में रहने के
आदि हैं, सभ्य समाज को सभ्य बनाने के लिए अभिप्रेरित है, तो उसके दिशा में हमारी जिम्मेवारी क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है। हमारी जिम्मेवारी जो 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 तय कर लेता है वो एक बेहतर व्यक्ति, बेहतर समाज का निर्माण करता है। तो देखिए यहाँ पर मैं हर बार वाद, प्रतिवाद और संवाद की बात करता हूँ, तो इन सभी मामले पर संवाद की ज़रूरत है। नहीं तो कोई ऐसी संस्थाएं हैं जो देश विरोधी काम करने में संलिप्त होती है, तो आपको यह कहीं ना कहीं आपके माइंड को ब्रेन वॉश करती है, क्योंकि उसके अपने हित होते हैं। अपने इस प्रकार के कोई भी धर्म, वही किसी भी धर्म से रिलेटेड क्यों नहीं हो, वो आपको ब्रेन वॉश करती है और आप एक नज़ीर पेश के तौर पर नहीं समाज में रहते और आपका धर्म, आपके लोग, आपके बिरादरी के लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। बाकी अन्य की बात तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि एक सभ्य समाज में इन सब चीज़ों की वकालत नहीं की जा सकती है। देखिए क्या हुआ मामला, अब देखिए, मैं उतना बातें बोल दिया। यह मैं एक टर्मिनोलॉजी आप लोग के लिए यूज़ किया था, ये आप लोग को याद होगा हिजाब मामले में, या इस प्रकार के जब नबी के संदर्भ में जब भारत में विरोध हो रहा था, उसके पीछे कारण क्या है। भारत लॉबी क्रिएट नहीं कर पाता है विश्व के अन्य देशों में। अगर इस प्रकार के धार्मिक कोई भी विवाद होता है, खासकर मुस्लिम संप्रदाय के संदर्भ में, तो विश्व का जो मुस्लिम कंट्री है तुरंत लॉबी क्रिएट कर लेता है। यह भारत का आंतरिक मामला है, आंतरिक प्रश्न है, तो आंतरिक मामले में किसी विदेशी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं किया जाता। भारत के मुस्लिम है, भारत के हिंदू है, भारत के ईसाई है, भारत के सिख है, धर्म है, उनकी अपनी आंतरिक समस्या है और भारत के विभिन्न संस्थाएं, सरकारी एजेंसियां, न्यायिक व्यवस्था सभी इसके लिए सक्षम है उन समस्याओं के समाधान करने के लिए। पर आपको पहले भी मैंने बताया था कि भारत जब विकसित होने के दौर में है, उसके प्रतिवाद में बहुत से राष्ट्र नहीं चाहते हैं कि भारत इस विकसित देश की श्रेणी में आए। उसके लिए वो बहुत से एन केन प्राक्रेन कॉन्सेप्ट को अपनाते हैं। उसी का एक भाग यह भी है और हमारे देश की भोली जनता उसके इस प्रोपेगेंडा में या षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं। आप सोच के देखिए, इनकी गरीबी, इनकी भूखमरी और इनके विकास के लिए इन संस्थाओं ने कभी आज तक ऐसी वृहद रूप से डोनेशन क्रिएट नहीं किया या विश्व की लॉबी क्रिएट नहीं किया है। जैसे पाकिस्तान हो, ईरान हो, या तो इराक हो, सऊदी अरब है, यूएई है, या इस प्रकार से अगर वो चाहते तो भारत सरकार को यह बोल सकते थे भारत में मुस्लिम वर्ग है, उनके विकास के लिए हम 2000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं आपके लिए, आपके केवल उनके शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और उनके विकास के लिए। ऐसी कभी योजनाओं का नाम आपने सुना है? नहीं सुना होगा। पर इस प्रकार की संस्थाओं को इनडायरेक्टली ज़रूर यह सारी कंट्रियाँ प्रोवाइड करती, वहाँ के अनऑथराइज जो संस्थाएं वो करती, इसलिए कि भारत की जो मुस्लिम जनता है उसने भारत की लोकतंत्र पर विश्वास किया है, न कि धार्मिक धार्मिक आधार पर बने राष्ट्रों के कॉन्सेप्ट पर विश्वास किया। यही बात उनको खटकती है जो विश्व के अन्य देश है और भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करती है। और भारत की यही सबसे बड़ी विशेषता है कि विभिन्न धर्म और संप्रदाय यहाँ मिलते हैं, रहते हैं। और सिंपल साइकोलॉजी के घर में अगर बर्तन आपके हैं, घर में रसोई में आपके बर्तन है, तो न चाहते हुए वो बर्तन बार बार आवाज़ करता है। वैसे ही यहाँ भी है। भारत में विभिन्न संप्रदाय, विश्व की सबसे बड़ी विभिन्नताओं वाला देश है, जहाँ पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती है, विभिन्न बोलियाँ हैं, विभिन्न रहन सहन के स्वभाव हैं, जो पूरा विश्व में कहीं रहता है। जो विश्व के सभी संप्रदाय और विश्व के सभी रहन सहन है वो भारत में केवल पाया जाता है। तो अमूमन है, हर बार विवाद कुछ न कुछ होगा, तो इसका मतलब यह नहीं हो जाता विदेशी सत्ता आके इसे मॉडरेट करे। और यही सब सवाल प्रश्न भारत के आंतरिक सुरक्षा और भारतीय लोकतंत्र को मजबूतीकरण के संदर्भ में देखने को मिलता है। तो जो भी लोग मेरे इस वीडियो को समझ रहे हैं, केवल एक एस्पिरेंट के तौर पर यूपीएससी और पीसीएस एस्पिरेंट के तौर पर इसे समझिएगा मैं किस बात को कहना चाहता हूं। और जब तक यह समस्या का निराकरण नहीं होगा, ऐसे बार बार विवाद आ रहे होंगे। देखिए, ऐसे विवाद अगर हैं तो देखिए
ईरान में इसके मांग उठ रही है, जहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। ईरान में हवाला देते हुए वेणुगोपाल जी के द्वारा यह बोला गया कि मुस्लिम देश में भी महिलाओं के खिलाफ लड़ रही है। 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार के राष्ट्रीय जो थे आदेश के हवाला देते हुए सॉलिसिटर जनरल जो मेहता हैं, कहा कि स्कूलों में यूनिफॉर्म लागू करने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है। ऐसे भी बहुत से देश हैं जो अरब के कंट्री हैं जहां पर इस प्रकार के मांग को बढ़ाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि वहाँ जब संशोधन हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता। भारत के मुस्लिम लोगों को ये समझना चाहिए। अब मैं पहले भी बात यह बोला हूँ कि जो मूल प्रकृति नहीं है आचरण का, उसके लिए आप विरोध कर रहे हैं तो कभी भी आपको संविधान इसकी मान्यता नहीं देगा और कभी भी संस्थाएं मान्यता नहीं देगी। मूल आचरण आपका है तो उसके लिए धार्मिक स्वतंत्रता आपका मौलिक अधिकार वाजिब है। अगर नहीं है, वो किसी भी धर्म और संप्रदाय या पंथ के लिए यह सभी में समान रूप से लागू होती है। तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। बस भेड़ की चाल में आगे चलने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो भेड़ का जो भीड़ होता है, आप लोग समझते हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। भेड़ का एक मुख्य, भेड़ में बहुत से, देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, इसे समझिएगा, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। भेड़ के कभी झुंड को देखिएगा आप, भेड़ का झुंड ऐसे होता है, ध्यान रखिएगा, ऐसे चलता है भेड़ का झुंड। यहाँ पर बहुत से भेड़ हो सकते हैं, 100, 200, 1000। उसका एक मुखिया आगे होगा और वो जिधर ले जाएगा उधर ये सारे भेड़ जाएंगे। कोई दिमाग यहाँ खर्चा नहीं करेगा ये लोग कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस दिशा में मेरा यह जाना सही या नहीं है। भेड़ का मुखिया अगर इधर गड्ढा है, अगर इधर चला जाता है जो एक मेन भेड़ होगा, तो वो सभी भेड़ के ग्रुप के सभी भेड़ इसी ओर मुड़ जाएंगे। वो कोई इसमें से विरोध करके इधर नहीं जाएगा। इसके पीछे रीज़न होता है कि पूर्ण विश्वास रखते हैं इस मुखिया पर और जो आंख बंद कर अनुसरण करते हैं। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं आप लोग को देखने को मिलता होगा कि इस प्रकार के जब भी क्रियाकलाप होते हैं तो इस प्रकार सांप्रदायिक दंगा, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। तो यह चीज़ देखिए, देखने को मिलने, यहाँ पर समझने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये बताया हूँ, अगर मुखिया तेज है, मुखिया समझदार है और मुखिया समय परिस्थिति के अनुसार कार्य गतिविधि लेता है तो इस ग्रुप पर कभी भी आँच नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ से समझ सकते हैं। साइबेरिया में इसी भेड़ को चराने के लिए एक कुत्ते को पाला जाता है, एक वफादार कुत्ता होता है जो इस भीड़ को नियंत्रित करता है। मैं किसी संदर्भ में समझा रहा हूँ, उसे आप समझिएगा ना, इसे अन्यथा मत ले लीजिएगा आप लोग। वो समझदार होता है। जब भी भेड़ का मुखिया या तो कोई अन्य सदस्य अपने निर्धारित कार्य से अपने क्षेत्र से दूर जाता है, वो कुत्ता दौड़कर समझदारी के साथ उसे उस ग्रुप में बने रहने के लिए मजबूर करता है। इसका वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देखिएगा तो चीज़ें समझ में आएगा कि जो मान्यताएं हैं, कॉन्सेप्ट है, कैसे कार्य करता है सामूहिक उत्तरदायित्व का। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्र के प्रति आपकी सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, व्यक्ति के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, समाज के प्रति आपकी सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है। इस मामले में यही समझने का अंश मात्र भर है। मैं इतना देर बोला इसलिए कि बातें आप लोग समझ सके। जब भी इस प्रकार के मामले आए तो इसी संदर्भ में समझिए, इसे किसी धार्मिक वर्चस्व या धार्मिक स्वावलंबन के संदर्भ में नहीं समझिए कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं ही सर्वश्रेष्ठ, जिसने समझ लिया उसकी विगति या उसकी जो भी है समाप्ति की स्थिति कारगर हो जाती है। या प्रकृति का नियम है, प्रकृति में केवल सर्वोच्च प्रकृति है, यानी हमारी संरचना में केवल सर्वोच्च स्थान प्रकृति का है। प्रकृति 1 सेकेंड में सारे सिस्टम को डैमेज कर सकती है या किसी को उद्धार कर सकती है, समझ लीजिए। तो मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ को बनाए रखना है और इसकी सामूहिक उत्तरदायित्व हम सभी की है। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, ज़्यादा फिलॉसफी वाली बात नहीं करनी है। देखिए कि यहाँ पर मामला है हिंद प्रशांत क्षेत्र में ढांचागत सुविधा को बढ़ाएगा भारत, फ्रांस और यूएई।
तीन राष्ट्र मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र को ढांचागत सुविधा प्रदान करेगा। और हिंद महाक्षेत्र के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में इसी मंथ में चर्चा किया है, तो आप लोग लिस्ट को देखकर इसके संदर्भ में जो हिंद प्रशांत क्षेत्र के संदर्भ चर्चा किया गया उसे देख लीजिएगा और नया कीवर्ड की नोट्स इसमें ऐड कर लीजिएगा कि अब तीनों देश मिलकर ढांचागत सुविधा बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें और भी अपडेट होगी तो हम लोग बात करेंगे फिर बाद में। चलिए, एक न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार प्रथा संविधान पीठ के पास गया है और इस पर अभी चल रहा है, निर्णय के दौर चल रहा है, इस पर वाद विवाद चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के बेंच पास। इस पर बेंच गठित हुई है, तो क्या निर्णय देगा उस समय की बात होगी, उसके संदर्भ में हम लोग उस समय बात करेंगे क्या है नहीं है, इस पर क्या निर्णय आया। पर उससे पहले कुछ इसका बैकग्राउंड आप लोग जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत दिनों के बाद चर्चा में आया है। 2018 के बाद यह दाऊदी बोहरा समुदाय चर्चा में आया है, तो यह प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है आप लोग, क्योंकि 18 के बाद चर्चा में आया था तो 19 में शायद प्रश्न पूछा गया था इससे, तो फिर पुनः चर्चा में आया है, तो यहाँ से प्रश्न आपको यूपीएससी या पीसीएस में जरूर पूछेगा। तो इसके संदर्भ में देखिए क्या है कि दाऊदी बोहरा समुदाय बहिष्कार के प्रथा जो संविधान के तहत संरक्षित है या नहीं, इसके संदर्भ में प्रश्नगत किया गया है सर्वोच्च न्यायालय में। और यह महाराष्ट्र के जो प्रोटेक्शन ऑफ पीपल्स फ्रॉम सोशल बाइकाट एक्ट है 2016, उसके अमल में आने के बावजूद भी क्या दाऊद बोहरा समुदाय बहिष्कार की प्रथा जारी रह सकती है, इसके संदर्भ में आपको प्रश्नगत किया गया। इसके लिए संविधान पीठ का गठन किया गया है। तो इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, सारे को की नोट्स आप लोग उतार लीजिएगा। कौन से एक्ट, इस एक्ट ने किस एक्ट को प्रतिस्थापित किया था, तो बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ एक्स कम्युनिकेशन एक्ट जो तो कम्युनिकेशन एक्ट 1949 को निरस्त किया था इस एक्ट ने। तो ये सब डाटा आप लोग लिख लीजिएगा, इस पर विशेष चर्चा नहीं करना क्योंकि लिखा हुआ चीज़ है। इससे अतिरिक्त क्या आप लोग को जानना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक आपको जीएस पेपर, यूपीएससी के जीएस पेपर 1 और 2 को कवर करता है। इसका टॉपिक जो ये न्यूज़ है, यह भारतीय समाज, सामाजिक संस्कृति या उससे संबंधित मुद्दे जो होते हैं उसको यह न्यूज़ कवर करता है, उस टॉपिक को। तो आप लोग यूपीएससी में आप लोग डायरेक्ट टैली कर सकते हैं। पीसीएस में आप लोग देखिएगा ये टॉपिक आपके पीसीएस के किस पार्ट में, जीएस 1 पेपर में, जीएस 2 पेपर में, जीएस 3 पेपर में, क्योंकि सभी का जीएस पेपर और उसके सब्जेक्ट अलग अलग दिए रहते हैं। तो आप लोग इसे टैली कर लीजिए। अमूमन जीएस 2 ही पेपर का अधिकतर है, पर यूपी में 3 पेपर है, 4 पेपर है, तो आप लोग इसे टैली आप लोग अपने अपने जीएस पेपर के अनुसार कर लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं दाऊदी बोहरा कौन है। सबसे पहले आप लोग को ये जानना चाहिए कि ये जब भी चर्चा में आएगा इसके संदर्भ में, जैसे रोहिंग्या मुसलमान चर्चा में था, तो रोहिंग्या कौन है, रोहिंग्या क्या थे, इस पर मैंने विशेष चर्चा की। इसी तरह दाऊदी बोहरा कौन है, किसी प्रकार की जनजातीय या किसी प्रकार के धर्म संप्रदाय या पंथ की जब भी चर्चा, तो उसके बेसिक को पहले आप लोग जान लीजिए ताकि बैकग्राउंड आपका क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दाऊदी बोहरा समुदाय इस्लाम की शिया इस्लामी शाखा के भीतर एक धार्मिक संप्रदाय। ध्यान रखिएगा, मुख्यतः शिया और सुन्नी मुख्यतः 2 पंथ इस्लाम धर्म में, और भी पंथ हैं पर मुख्यतः शिया और सुन्नी दोनों चर्चा में रहते हैं हमेशा। अरब कंट्रियों में इसका विवाद रहता है। हाल ही में पाकिस्तान में टमाटर कॉन्सेप्ट आया था, तो आप लोग समझ सकते हैं किसी खास पंथ के टमाटर पाकिस्तान में चला गया था तो उसका विरोध किया गया था। तो समझ सकते हैं कितना व्यापक भ्रंश या पाले हुए हैं लोग कि किसी खास धर्म के देश से अगर ये आता है पंथ मान्यता वाले से, तो उसका विरोध उसी आधार पर किया जाता है। तो ये अलग फैक्टर है, उनका आंतरिक मामला है। पर भारत के संदर्भ हम लोग देखते हैं क्या है। तो देखिए, दाऊदी बोहरा समुदाय इस्लाम के शिया इस्लामी शाखा से संबंधित एक धार्मिक संप्रदाय है। उनकी सबसे बड़ी संख्या भारत, पाकिस्तान, यमन, पूर्वी अफ्रीका और खाड़ी देशों में रहती है या राज्यों में रहती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने मध्य पूर्व देशों, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी महत्वपूर्ण दाऊदी बोहरा समुदाय है। अर्थात यह वैश्विक स्तर पर अपने को स्थापित किए हुए, पर मुख्यतः भारत, पाकिस्तान और यमन, पूर्वी अफ्रीका जैसे देश, खाड़ी जो देश है, अरब, यूएई, इस प्रकार के जो देश हैं खाड़ी देश, वहाँ पर मुख्यतः निवास करते हैं। आपको ये इनका विस्तृत
क्षेत्र निवास देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ निवास करते हैं। प्रश्न आपको यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है। आप लोग याद रखिएगा, दाऊदी बोहरा शिया तो महत्वपूर्ण होकर सुन्नी दोनों इसमें सम्मिलित हो। सुन्नी में भी कुछ कुछ वर्ग हैं जो दाऊदी बोहरा से संबंधित रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, मुख्यतः किस पंथ से रिलेटेड, तो शिया से, और उसके बाद शिया सुन्नी दोनों से इंपॉर्टेंट रखते हैं या संबंध रखते हैं, तो जी हाँ रखते हैं। और दाऊदी बोहरा तकरीबन ज़्यादातर लोग शियाओं के समानता रखते हैं, तो इसलिए मुख्यतः इनको शियाओं के संदर्भ में ही स्पष्ट किया जाता है। अब देखिए, बोहरा पूर्ण रूप से इस्लामिक कानून को मानते हैं। देखिए, इस्लामिक कानून को यह मानते हैं, अर्थात कट्टर इस्लामवादी को यह बढ़ावा देते हैं, इसलिए इस्लाम कानूनों के संदर्भ में बोहरा समुदाय यह माना जाता है। पर यह कितना कट्टर है इनके बारे में मैं नहीं जानता, इसलिए कि इतना डीपली मैं इस्लाम धर्म को नहीं समझा हूँ। तो जो लोग दाऊदी बोहरा के लोग हैं, तो वो अगर मेरे भाषा संदर्भ के में अगर कुछ बोला जाता है तो कुछ क्षमा कीजिएगा, पर जो सोर्स मुझे मिला है उसी आधार पर मैं बोल रहा हूँ, इसलिए चीज़ें आप देखिएगा। अगर कुछ होगा तो मुझे माफ़ कीजिए। जो बेसिक था मैं इतना समझाना चाहता हूँ, उसके अतिरिक्त जो संवैधानिक प्रावधान है, उसके बाद क्या क्या विवादों में अच्छे तरीके से समझा, पर आंतरिक चीज़ें मैं नहीं, मुझे सोर्स में इतना ही मिला है। अगर किन्हीं समुदाय के लोग इससे संबंधित हैं और वो मुझे सुन रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट कीजिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। चर्चा में क्यों रहा दाऊदी बोहरा समुदाय, इसे जरूर समझना चाहिए आप लोगों को। यह 2018 या उससे पहले बहुत बार इसकी चर्चा हुई, पर हाल के वर्षों में हम लोग इसको देख लेंगे ताकि एग्ज़ाम ओरिएंट चीज़ों को कवर कर सके। देखिए, 2008 में दाऊदी बोहरा मुस्लिम समुदाय में प्रचलित मादा जनांग विघटन जेनेटिक मेटुलेशन जो अभ्यास संदर्भ में चर्चा में रहा था। अर्थात इस प्रकार के जो कार्य गतिविधि होती है, जो जनांग विघटन अर्थात जो किया जाता है मादा जनांगों के संदर्भ में, उस संदर्भ में यहाँ चर्चा में 2018 में रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट में इसके विवाद गए थे, वहाँ पर इसे असंवैधानिक इस गतिविधि को किया गया था 2018 में। उसको हम लोग चर्चा कर लेंगे। इससे नोट समझिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और लगभग 27 अफ्रीकी देश, जहाँ यह सबसे ज़्यादा प्रचलित है, यह कॉन्सेप्ट था कि मादा के जो जनांग रहते हैं उनका एक प्रकार से डिस्ट्रॉय किया जाता था ताकि कुछ चीज़ें रीति हैं उसको पूर्ति किया जा सके। और वर्तमान में भी जारी है बहुत जगह, ध्यान रखिएगा। बहुत से कबीलाई क्षेत्र अफ्रीकी देशों में यह प्रक्रिया कॉन्सेप्ट चलता है। ऐसा भारत में भी बहुत जगह होता है, पर अमूमन भारत के संदर्भ में ये देखा गया 2018 के बाद इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, तो प्रतिबंधित लगा दिया गया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा द्वारा बच्चों पर किए जा रहे इस तरह के अभ्यास को यौन अपराध अधिनियम के तहत अपराध की संज्ञा दी गई। तो किस न्यायाधीश ने इस पर प्रतिबंध लगाया, तो दीपक मिश्रा जी के बेंच थी, उनके द्वारा लगाया गया। और ये दूसरा मामला है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा सामाजिक बहिष्कार के लोगों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया महाराष्ट्र संरक्षण रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2016 के तहत यह हाल में चर्चा में रहा। 2016 से ही चर्चा में है और अभी इसका संवैधानिक बेंच में बात भी चल रही है, तो चर्चा में नोट आप लोग याद रखना इससे रिलेटेड। इस अधिनियम में ऐसी गतिविधियों को उल्लेख किया गया जिसके कारण सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। तो जैसे देखते होंगे पंचायत, खाप पंचायत आप लोग नाम सुने होंगे, जो हरियाणा पंजाब जैसे क्षेत्रों में मुख्यतः हरियाणा में यह ज़्यादा प्रचलित है खाप पंचायत। तो कुछ सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, तो क्या सामाजिक बहिष्कार करना युक्त है, तो इसके संदर्भ में जो पीठ पर गया है उसी के संदर्भ में यह बात हो रही है। तो सामाजिक बहिष्कार देखने के संदर्भ में ये बातें हो रही है। तो इस अधिनियम में सामाजिक बहिष्कार एक दंडनीय अपराध है, तो जिसके लिए 3 वर्ष का सजा कारावास दिया गया और 1 लाख अथवा दोनों के सजा के प्रावधान किए गए। जिस प्रकार सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, अनैतिक सामाजिक बहिष्कार, तो उसके लिए 3 वर्ष का कारावास का सजा दिया जाएगा जो भी सामूहिक रूप से इसे करेंगे, और दूसरा 1 लाख या दोनों की सजा का प्रावधान है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, अनौपचारिक ग्राम परिषदों द्वारा व्यक्तियों, परिवारों
और किसी समुदाय के सामाजिक बहिष्कार के प्रतिबंध लगाने के लिए लाया गया महाराष्ट्र राज्य का यह नया कानून बहुत ही सराहनीय प्रयास कदम था कि जो ग्राम परिषद होते हैं या ग्राम पंचायत होते हैं, पंचायत में बैठकर बहुत से इस प्रकार के सामूहिक बहिष्कार का प्रचलन तीव्र करते देखने को खा पंचायत के संदर्भ में देखने को अक्सर मिल जाता है। तो ये चीज़ें सुधार के साधन हो सकते हैं कि इस प्रकार के निर्णय नहीं लिया जाए। उसके लिए न्यायिक व्यवस्थाएं पंचायत को अपने स्तर पर कार्य करने की उन्हें शक्ति दी गई है, पर इसका मतलब यह नहीं कि वो न्यायालय के रूप में अपनी भूमिका स्पष्ट रूप से कार्य करने लगे। उनको सीमित अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार के जो भी सामाजिक बहिष्कार होता है ना, तो पंचायत में वर्चस्व रहती है कुछ खास समुदाय का, पंथ का, लोगों का। इसके आधार पर ही इस प्रकार की गतिविधि देखने को मिलता है। अगर कोई पंचायत ऐसा है, मान लीजिए आप दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में कोई ऐसी पंचायत गठित होती है अर्थात नगर पालिका के संदर्भ में, या बिहार में रहते हैं या यूपी में रहते हैं, तो वहाँ पर देखिएगा लोग सशक्त होंगे, लोग ज़्यादा धरनान होंगे, उनकी ज़्यादा पहुँच होगी। तो इस प्रकार का पंचायत उनके फेवर में आकर किसी व्यक्ति विशेष का सामूहिक सामाजिक बहिष्कार करता है, या तो आपको किसी खास धर्म और पंथ की भूमिका अधिक रही होगी तो ये जाके करता है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 2016 में ऐसी व्यवस्था लगाई गई कि इस प्रकार के सामाजिक बहिष्कार अगर ग्राम परिषदों के द्वारा लगाया जाता है तो वो संवैधानिक होगा, वो कार्य प्रचलन में नहीं होगा। तो इसके संदर्भ में और भी चीज़ें स्पष्ट हुई थी। लगातार सामाजिक जो बहिष्कार थे, समुदाय के बहिष्कार थे, वो हो रहे थे। इसी के संदर्भ में आपको पीठ में गया है। जब इसका फैसला आएगा उस पर हम लोग विचार करेंगे, क्या उस निर्णय का क्या उसका साइड इफेक्ट होगा, क्या उसका पॉजिटिव इफेक्ट है, सभी पहलुओं पर चर्चा करें। तब तक हम लोग वेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे में अब एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, उसे ज़रूर कवर करेंगे। उसके साथ ही हम लोग आगे भी और भी चीज़ों को करते चलेंगे। देखिए, सीबीआई से आरटीआई मांगा गया था, तो आरटीआई में कुछ मांग की गई थी, तो इसे आप लोग की नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। आरटीआई में कौन कौन से आरटीआई नहीं दिया है, तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या सीबीआई से प्रश्न आरटीआई के संदर्भ में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो किन मामलों में आरटीआई प्रश्न का जवाब सीबीआई नहीं देता, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप इसे की नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। जैसे अवैध संपत्ति बरामद कैसे की, नकदी कितना जब्त की, ये सब मामले जो होते हैं सीबीआई गुप्त रखती है। इसके लिए जवाबदेह नहीं है किसी आरटीआई के थ्रू सवाल का जवाब देने के लिए। तो ये आप लोग ऐड कर लीजिएगा। मैंने सीबीआई के बारे में पहले भी चर्चा किया है। इस प्रकार के जब भी आते हैं तो आप लोग उसे ज़रूर कवर कीजिएगा न्यूज़ को। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपको लिए। ये ट्रिपल स्टार का क्वेश्चन है। आने वाले समय में आपको मेंस में इससे प्रश्न देखने को मिल सकता है। वो पीसीएस स्तर के मेंस में हो या यूपीएससी के स्तर के मेंस हो, क्योंकि वानिकी के क्षेत्र में कार्य गतिविधि तेज हुआ है। विगत 2 से 3 वर्षों में प्रश्न यहाँ से बार बार क्रिएट किए जाएंगे और इस साल बहुत से कार्य किए जा रहे हैं, तो आपको प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। और आपको ये जीएस पेपर 1 और 3 दोनों साथ में कवर करता है यह टॉपिक, यह न्यूज़ आपको, जिसमें आपको यूपीएससी के वन संसाधन, वन अर्थव्यवस्था के संदर्भ में जो टॉपिक है जीएस 1 और 3 में, वहाँ पर कवर करेगा। और पीसीएस स्तर पर आप लोग इस टॉपिक को, जो वन संसाधन है, वन अर्थव्यवस्था है, उसे आप लोग टैली कर लीजिएगा अपने जीएस वाले पेपर से, और उसके बाद इस न्यूज़ को कवर करना है। तो देखिए, इसमें रोजगार के लिए नए नए सृजन की बात की जा रही है वन आर्थिकी में। तो इसके लिए देखिए, इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस जो है वो हैदराबाद नया बिजनेस मॉडल तैयार कर रहा है कि कैसे हम जो हमारा संसाधन है वन के, उसको बेहतर तरीके से उसका प्रबंधन करके उसका उपयोगिता को बढ़ाएं। तो उसके लिए हिमालय क्षेत्र और मध्य क्षेत्र में लगभग 25,000 करोड़ आर्थिक वार्षिक की वनोपज आर्थिकी की आकलन किया गया। वन का जो आकलन है उनसे हम 25,000 करोड़ रुपया वार्षिक कमा सकते हैं। इसकी और विक्रेता एक मंच पर लगाकर इसे 75,000 करोड़ सालाना करने की योजना है। अर्थात जो 25,000 का हमें प्राप्त होगा संसाधन वनों से, वन के बहुत से संसाधनों पर मैं अभी चर्चा करूँगा, उसको हम लोग 75,000 करोड़ क्रिएट कर सकते हैं मूल्य उसका। तो यह
इसके लिए बिजनेस स्कूल जो है हैदराबाद वो कार्य करेगी। और यह मुख्यतः देखिए बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर पीपीपी मोड के संदर्भ में आपको झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्रों में कार्य भी कर रहा और विगत बहुत से राज्यों में यह कार्य गतिविधि देखने को मिल जाएगा। और देखिए वनाधिकार जो अधिनियम है के संदर्भ में इसकी चर्चा होती है, तो सभी चीज़ क्या है तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो ये टॉपिक आप लोग जीएस पेपर 1 और 3 में इसे समाहित कीजिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण विस्तृत चर्चा इस पर मैं करके आगे बढ़ूंगा। देखिए वन की पृष्ठभूमि पहले समझिए, तब वानिकी समझ पाइएगा क्या है वानिकी। वन वानिकी या वन आर्थिकी क्या है ये समझ पाइएगा, या वन अर्थव्यवस्था क्या होता है ये समझ पाइएगा। तो वन की पृष्ठभूमि पहले समझिए। राष्ट्रीय स्तर पर इस पर स्वीकार कोई स्पष्ट परिभाषा वन की नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो वन की परिभाषा भारत के जो भी कानून है, जो भी विधि है, उसमें वन की परिभाषा को स्पष्ट नहीं किया गया है। वन के लिए कोई राज्यों की वनों की अपनी अपनी परिभाषा निर्धारित करता है। केवल हम वन के संदर्भ में यही समझते हैं कि वन पेड़ पौधे से लगा एक वृहद क्षेत्र होगा जिसका यह भूभाग होगा, उसको वन माना जाए। पर ऐसा कोई भी, हर राज्य में अलग अलग वन की परिभाषा निर्धारित की गई है, तो इसका अधिकार राज्यों को दिया गया। इसलिए वन की कोई स्पष्ट परिभाषा देखने को नहीं मिलता है। बस हम सामूहिक रूप से यही समझते हैं कि अगर इस क्षेत्र में पेड़ पौधे की अधिकता है तो वन उसे मान लेते हैं, ठीक ना। तो यह आप लोग को कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए कि प्रश्न पूछा कोई तो इस प्रकार से जवाब होना चाहिए कि वन की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं, पर राज्यों ने अपने अपने आधार पर परिभाषाएं निर्धारित की हैं जो हर राज्य के लिए अलग अलग मानक को तय करता है। तो वर्ष 1996 में भूमि को वन के रूप में परिभाषित करने का विशेषाधिकार राज्य को दिया गया। देखिए वर्ष 1996 यह बहुत ही महत्वपूर्ण रहा था। भूमि, कोई भूमि क्षेत्र वन है या नहीं, इसके लिए राज्य को अधिकार दिया गया। मान लीजिए 4 प्रकार की भूमि किसी राज्य में है, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसे समझिएगा आप लोग। 4 प्रकार की भूमि किसी राज्य में है। एक में आपको आबादी रह रही है घर बनाकर, सभी में कुछ न कुछ आबादियाँ रहती हैं घर बनाकर, ठीक ना। इसमें ए वाले पार्ट में आपको ABCD में समझा दूँ, इस तरह समझिएगा आप लोग। ए वाले पार्ट में नगरीय रूप से रह रहा है, तो ये क्या वन का क्षेत्र हो सकता है? नहीं, इसे परिभाषित करेगा। कुछ ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कुछ सामूहिक रूप से रह रहे हैं, जहाँ पर पक्का मकान भी है, कच्चा मकान भी है, कुछ जनजातियाँ भी, सब वर्ग के लोग रह रहे हैं, क्या इसे भी वन के क्षेत्र में निर्धारित किया जा सकता है? एक है यहाँ पर कुछ आदिम जनजातियाँ रह रही हैं और वन के क्षेत्र, पेड़ पौधों के क्षेत्र हैं, और यहाँ पर आपको इस प्रकार के क्रिया गतिविधि करते हैं जो ये जो मूल है इसी भूभाग के क्षेत्रों पर जो संसाधन हो रहे हैं उसी पर डिपेंड है। तो यह वन क्षेत्र को निर्धारित करता है। और एक पूरी तरह यहाँ कोई निवास नहीं कर रहा है, केवल पेड़ पौधे और वहाँ के जंगल में जो जानवर रहते हैं वही रह रहे हैं, और यहाँ पर कोई मानव प्रकृति, मानव निवास नहीं है, तो भी यह वन क्षेत्र में आएगा। बस अंतर ये होगा दोनों वन क्षेत्र में, यह बफर जोन में आ जाएगा या उसके बफर जोन के बाहर का जो अनिगृहित क्षेत्र होता है वो क्षेत्र कहलाएगा। पर ये दोनों वन क्षेत्र ही कहलाएंगे, और यही डिफाइन हर राज्य के द्वारा अलग अलग रूप से किया जाता है, और ये दोनों अलग अलग है। तो इसका निर्धारण राज्य को दिया गया है कि आप कैसे चीज़ों को स्पष्ट करते, आपकी परिभाषा अपनी होनी चाहिए, क्योंकि राज्य एक समवर्ती, वन एक समवर्ती सूची का विषय है। तो आप लोग समझ गए होंगे चीज़ों को। तो चलिए, सर्वोच्च न्यायालय ने TN गोडावरम थिरुमुल्गपाद बनाम भारतीय संघवाद, याद रखिएगा TN पाद याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में, TN पाद बनाम भारत संघवाद जो आया था, उसमें निर्णय में कहा गया कि वन शब्द को इसके शब्दकोश के अर्थ के अनुसार समझा जाना चाहिए। शब्दकोश जो है वन के संदर्भ में डिक्शनरी में जो दिया गया है उसी के आधार पर इसे समझना चाहिए, और यह स्पष्ट रूप से आगे दिशा निर्धारित किया। जैसे इसने सभी वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त वन शामिल हो गए और आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत श्रेणी के रूप में परिभाषित कर दिया। देखिए मैंने अभी C और D के संदर्भ में जो बातें की वही ये है, बफर जोन और अनाधिकृत क्षेत्र को निर्धारित कर दिया। इसके बाद तो यहीं से राज्य निर्धारण तय कर दिया। अब है कि
नेक्स्ट है, जब ये वन का वर्गीकरण कर दिया गया तो वन की अर्थव्यवस्था की महत्ता कैसे समझी जाएगी, तो इसके लिए बहुत सी चीज़ें हैं, वो पहले समझिए। वन वानिकी क्या होता है, ये शब्द एक ही है, सबका मतलब एक ही होता है, शब्द का अलग अलग रूप पूछा जा सकता है आपसे। वन वानिकी क्या होता है, सशक्त, वन वानिकी को सशक्त कैसे करेंगे, तो इसका भी आंसर यही होगा जो मैं आगे बोलूँगा। आर्थिक के संदर्भ में पूछे आर्थिकी क्या, वन आर्थिकी क्या है, तो इसका उत्तर जो अभी मैं बोलूँगा वही है। या अर्थव्यवस्था, तीनों टर्मोलॉजी को यूज करें तो सभी का उत्तर या उसका जो आंसर फ्रेमिंग होगा इसी रूप से होगा। तो चलिए, वन रोजगार और धन समृद्धि सृजन के अवसरों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत का प्रतिनिधित्व करता है। यह क्षेत्र, वन क्षेत्र जो है वो प्रतिनिधित्व करता है और रोजगार सृजन होता है, धन और समृद्धि के सृजन के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में उपयोग होता है। नेक्स्ट है, औद्योगिक प्रसंस्करण के लिए उत्पादन, इनपुट, पर्यावरण सम्मान, भोजन, ईंधन, घरेलू उपकरण, निर्माण सामग्री, कच्चे माल को व्यापक रेंज प्रदान करता है या व्यापक स्तर पर यह प्रदान करता है वन क्षेत्र। साथ ही साथ पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है के द्वारा स्थापित विशेषज्ञ पैनल की रिपोर्ट के अनुसार यह अनुमान लगाया कि भारत में वन संसाधन का मूल्य लगभग 1.7 ट्रिलियन है, समझ लीजिए। और अभी हम लोग 3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के आसपास है, जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग बने हैं, तो 3 ट्रिलियन के, तो समझ सकते कितनी बड़ी अर्थव्यवस्था यह है। और भारत 5 ट्रिलियन बनने का लक्ष्य जो निर्धारित किया है, तो उससे देखिए कितना कम है, ज़्यादा कम नहीं, 2.3 के आसपास ही कम है। तो यह वर्तमान संदर्भ में देख सकते हैं आधे से अधिक इसकी संभावना है वन संसाधनों के संदर्भ में अलग अगर अनुमानित आकलन किया गया है। इसका जब और भी अनुबंधन किया जाएगा और भी बेहतर तरीके से इस पर काम किया जाएगा तो यह ट्रिलियन और भी बढ़ जाएगा, 2 से 3 ट्रिलियन तक की अर्थव्यवस्था को क्रिएट किया जा सकता है वन के संसाधनों का समुचित उपयोग करके, उसका मानकीकरण करके, उसका बेहतर प्रबंधन करके। तो इसके लिए नेट प्रेजेंट वैल्यू के तहत, वर्तमान मूल्य के तहत 9 से 55 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर के बीच आंकी गई है। ध्यान रखिएगा, 1 हेक्टेयर की भूमि का मूल्य अर्थात उसके कुल संसाधनों का मूल्य 9 से लेकर 55 लाख रुपया आंकी गई है। याद रखिएगा कितनी बड़ी संसाधन देश का यह है, इसलिए इस पर वन वानिकी के संदर्भ में आर्थिकी के संबंध में काम करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। और वनों के प्रत्यक्ष लाभ वन संसाधन के कारण होता है, जो भूमि के लिए समर्जित शुद्ध घरेलू उत्पाद के लगभग 2.9% का योगदान देता है। तो याद रखिएगा जो हमारा कुल शुद्ध जीडीपी है, जीएनपी जिसे कहा जाता है, उसमें 2.9% किधर चला गया, हाँ 2.9% यह योगदान करता है। और यह लगभग 180 मिलियन मवेशियों, देखिएगा जंगल में, वनों में 180 मिलियन मवेशियों, 58 मिलियन भैंसों और 120 मिलियन अन्य पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध कराता है। अर्थात उसे प्राथमिक स्तर पर जो खान पीन के लिए चारा उपलब्ध है यह वनों से ही प्राप्त होता है। ध्यान रखिएगा यह कितनी बड़ी संख्या को नोटिफाई करता है, कितने लिए उपयोगी हो जाता है। लकड़ी काटने वाले सायरल काटर और शिल्पकार अन्य संबंधित अन्य उद्योग से लगे लगभग 15 लाख व्यक्तियों को दैनिक रोजगार यह वन संसाधन देता है। आप लोग बहुत लोग बढ़ई को देखे होंगे जो लकड़ी का काम करते हैं या इससे रिलेटेड बहुत से वर्क है जो काम करते हैं, शिल्पकार हैं, संबंधित वनों में लगे लोग, अगर दैनिक रूप से माना जाए तो इनसे 15 लाख लोग इससे कार्य रोजगार प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ भारत में लकड़ियों की प्रजाति कितनी है, 5000 से अधिक है। ध्यान रखिएगा लगभग 5000 से अधिक प्रजातियां, जिनमें 450 व्यावसायिक रूप से मूल्यवान है, जैसे एसिटिक एसिड, एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल, कुल तेल, कुछ तेल के जो प्रोडक्ट होते हैं, उसके बाद क्रोसोट, सल्फोनाइड और क्लोरोफॉर्म जैसे मूल्यवान ड्रग्स निकालने के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे आप लोग चीड़ के तेल से या एस्पिरिन के जो एंटीबायोटिक है उसको निकाला जाता है, पेड़ वनों के संसाधन पेड़ों से निकाला जाता है। तो यह कितना आपको उपयोगी है आप समझ सकते हैं। व्यावसायिक उपयोग इनका मूल्यवान होता है, व्यावसायिक उपयोग किया जाता है, तो उनके लिए किन किन पार्ट से इसका उपयोग किया जा सकता है ये आपको समझने की ज़रूरत है। साथ ही साथ वन कई उद्योग के लिए कच्चा माल भी प्रदान करता है। प्राथमिक स्तर पर कच्चा माल देता है, जैसे झाड़ू बनाने के लिए, रेशम कीट पालन के लिए, खिलौना बनाने के लिए, पत्ती प्लेट बनाना है, जैसे
मूल आदिवासी क्षेत्रों या जंगल में देखते होंगे प्लेट, हरा रंग का प्लेट, और जब प्लास्टिक जब बंद होगा तो यही एक विकल्प बन जाएगा, पत्ती वाला प्लेट जो वनों के पेड़ों के पत्तों से बनाया जाता है। चिरघर, माचिस, प्लाईवुड, कागज़ की लुगदी, पेंसिल बनाना, चाय की जो छाती होती है, छत्ती, उसके लिए जो पीछे लोग बांध के चाय का तोड़ते हैं, उसकी छत्ती की बात हो रही है। फाइबर बोर्ड, चिप बोर्ड आदि का भी उपयोग आपको इन्हीं कच्चा माल के रूप में वन इसको प्रोवाइड कराता है। तो देख सकते हैं कितने बृहद क्षेत्र पर काम होता है। तो किसी भी टॉपिक को आप लोग इतना इजी नहीं लीजिएगा, चलिए वन क्षेत्र है, वन के बारे में हम कुछ लिख देते हैं और उसको आंसर में मुझे नंबर मिल जाए, ऐसा नहीं है, भ्रम में मत रहिएगा। उसके लिए व्यापक विश्लेषण आप लोग करना होगा, उसके हर डायग्राम को समझाना होगा, उसके औद्योगिक पार्ट क्या उपयोगी है, उसके हम स्वास्थ्य और क्षेत्र में इसका उपयोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए दैनिक रोजगार के संदर्भ में कैसे इसका उपयोग है, या दैनिक कच्चा उपयोग के रूप में कच्चा माल के रूप में उद्योगों में कैसे उपयोग करते हैं, या अन्य भी क्षेत्रों में इसका उपयोग कैसे, जैसे चारे के लिए इसका उपयोग करते हैं, पशुपालन के संदर्भ में इसका उपयोग होता है। तो देखिए कितने व्यापक डायग्राम इसके हैं। अब आप लोग के संबंध में यह प्रश्न अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, इतना व्यापक डायग्राम है, इतना व्यापक क्षेत्र है, तो क्या इसे संरक्षित किया गया है या नहीं, बस ऐसे ही बातें होती है हवा में सरकारों के द्वारा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके लिए संरक्षित किया गया है। इसलिए संविधान में जो आपको 395 अनुच्छेद देखने को मिलता है, उसका कहीं ना कहीं उपयोगिता है आपके दैनिक जीवन के कार्यक्रम में। तो ध्यान रखिएगा, 395 अनुच्छेद तक कहीं ना कहीं इसकी उपयोगिता के कारण ही संविधान में लागू किया गया है। तो देखिए संविधान में प्रावधान क्या, उसके क्षेत्राधिकार क्या, ये देखते हैं। जंगल या वन, फॉरेस्ट, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित एक संवर्धित सूचीबद्ध विषय है, अर्थात संवर्धित सूची का विषय जिसमें राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र स्तर का जो सरकार है वो भी कानून बना सकती है। तो चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखने के संवर्धित सूची का विषय है। अब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से वन और वन जीवों के तथा पक्षियों के संरक्षण के लिए राज्य सूची से संवर्धित सूची में हस्तांतरित कर दिया गया। पहले यह राज्य सूची का विषय था, अब इसको हस्तांतरित करके संवर्धित सूची में ला दिया, क्योंकि वन और वन जीव से संरक्षण के लिए कानून बनाना था, इसके लिए केंद्र ही ऑथराइज हो रही थी, इसलिए इसे आपको संवर्धित सूची में काम करना था। क्योंकि केंद्र क्यों ऑथराइज हो रही, क्योंकि विश्व के जो वैश्विक संस्थाएं थे वन जीव संरक्षण के संदर्भ में, वो केंद्र की एजेंसियों से कार्य और गतिविधि करती है। जैसे कि बीसीसीआई के मामले में आप लोगों को मैंने समझाया था कि जो अंडर 17 वर्ल्ड कप हो रहा है, तो जो फीफा है वो राज्य के थर्ड पार्टी से बात नहीं करेगी, वो प्रथम पार्टी, सेकेंड और थर्ड पार्टी से बात नहीं करती है। प्रथम पार्टी जो देश का संबद्ध खेल एजेंसी है उससे बात करती है। तो यही बात है। तो जो भी विश्व की वन और जीव एजेंसियां हैं जो कार्य करती है, वो भारत सरकार से ही बात करेगी। इसलिए केंद्र सरकार को यह अधिनियम दिया गया, शक्ति दी गई कि इस प्रकार के टॉपिक को संवर्धित सूची में शामिल कर दिया जाए और इस पर नियम बनाया जाए। तो आप चीज़ें समझ गए होंगे एग्जाम्पल से भी, हाल ही में इस पर मैंने चर्चा भी किया था आप लोगों को। इसलिए मैं बोलता बार बार न्यूज़ आप लोग डेली देखिए, कोई न्यूज़ क्लिप नहीं स्लिप कीजिएगा, नहीं तो चीज़ें समझ नहीं पाइएगा। अब देखिए भारतीय वन अधिनियम 1927 से चर्चा में, इस अधिनियम के तहत, सॉरी इसमें 72 होना चाहिए था, 76 हो गया। एक सेकेंड जी, भारतीय वन अधिनियम 1976 के तहत अनुसूचित 2 प्रकार के वनों को राज्य के वन में शामिल अधिकार क्षेत्र दिए गए। अनारक्षित वन आरएफ, और जहाँ जो आरक्षित क्षेत्र होते हैं, प्रोटेक्शन क्षेत्र होते हैं, वहाँ निर्दिष्ट किए जाने किसी प्रकार के अधिकार की अनुमति नहीं देता है। और संरक्षित वन पीएफ जो निर्दिष्ट किए गए हैं, वहाँ कोई अधिकार वंचित नहीं किया जा सकता है इस अधिनियम के तहत। अर्थात बफर जोन में अधिकार सुरक्षित होंगे। बफर जोन के बाहर जो 3 लेयर होता है, सबसे अंदर का होता है कोर क्षेत्र होता है, जिसे बफर जोन के संदर्भ में बाहर उसके बफर जोन कहते हैं। तो यहाँ पर आपको चीज़ें संरक्षित की गई है, अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह का बात इस अधिनियम के तहत किया गया।
इस अधिनियम में वन क्षेत्र जैसे गांव, नगर पालिका, राज्य वन राजस्व विभाग को प्रतिबंधित किए गए हैं। तो यहाँ इस प्रकार की गतिविधि से संबंधित जो भी दिशा निर्देश इस अधिनियम के तहत दिया गया है उसे आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 51A(g) में कहा गया है कि वनों और वन जीवों के सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी बात की गई है और आपको मौलिक कर्तव्य जो 51A है उसके G पार्ट में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है, उसके G पार्ट में आपको यह बात की गई है कि हमारा प्राकृतिक वन्य जीव और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने का कार्य और उसमें सुधार लाने का प्रत्येक व्यक्ति के नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। तो ध्यान रखिएगा, आपको मौलिक कर्तव्य में भी बातें की गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में 48A के तहत राज्य पर्यावरण की रक्षा, सुधार करने और देश में वनों और वन जीवों की रक्षा करने के लिए प्रयास करें। तो इस प्रकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी यह प्रश्न शामिल होता है, यह विषय और आपको मौलिक कर्तव्य। तो यूपीएससी या पीसीएस यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, वह वन आर्थिकी या वन संसाधन किस भाग में शामिल है, तो आप लोगों को याद रखना चाहिए, या किस अनुच्छेद में भी पूछ सकता है। तो आप इसे उसी तरीके से देखिएगा। अब देखिएगा भारत, एक सेकेंड, आप लोग कुछ एरर हो गया इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कौन सा, चलिए नहीं सही है। चलिए, भारतीय वन नियंत्रण करने वाली नीतियाँ क्या हैं? भारतीय वन नीति 1952 है, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, भारतीय वन नीति 1988 है और राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम आपको याद रखना चाहिए, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और इसके बाद पर्यावरण अधिनियम 1986, जैव विविधता अधिनियम 2002 और अनुसूचित जाति जनजातियों के अनपरंपरागत वन निवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006, जिसे आपको याद रखना चाहिए इस अधिनियम को। इस पर हम लोग एक बार पहले कभी चर्चा की है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो आप लोग इसे वीडियो जरूर देखिएगा जहाँ पंचायती राज संस्थाओं को संदर्भ में दिया गया इस अधिकार को, तो इसे अधिकार को देखिएगा। और नहीं तो मैं इस पर विस्तृत कभी चर्चा कर दूँ, कभी भी जनजातीय क्षेत्रों में कभी चर्चा आएगी तो उसमें मैं इस अधिनियम को बेहतर तरीके से इस एक्ट को अच्छे तरीके से कवर कर लूँगा। अब याद रखने योग्य है 2 योजनाएं आप लोग याद रखें, वन धन विकास योजना और एक ट्राइफेड को ज़रूर याद रखिएगा। जब भी इस प्रकार की चर्चा होगी इन दो इस योजना का और ट्राइफेड का चर्चा आप लोग को याद होना चाहिए। उसके संदर्भ में कुछ बातें जैसे वन धन योजना न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वन उपज विपणन के लिए तंत्र और जो MFP के मूल्य के श्रृंखला का विकास का एक घटक है। इसके तहत यह न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत इसे प्रोवाइड कराया जाता है वन धन विकास योजना के तहत। तो याद रखिएगा वन धन योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य भी दिया जाता है वनों के संसाधन के लिए। तो ऐसा नहीं आप लोग इसे हल्के में ले लीजिएगा, क्योंकि जब भी MSP हाल ही में चर्चा में था पिछले 2 साल से, तो आप लोग समझ सकते हैं। अप्रैल 2018 में इसे लॉन्च किया गया वन धन योजना को। आप लोग याद रखिएगा वन धन जो योजना है 2018 में लॉन्च हुआ और इसे ट्राइफेड की नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। तो ट्राइफेड जो एजेंसी है इसका नोडल एजेंसी है, तो याद रखिएगा। इस योजना का उद्देश्य आदिवासी समुदायों के स्वामित्व वाले वन धन विकास केंद्र क्लस्टर के मुख्य रूप से वनाच्छादित आदिवासी जिलों को स्थापित करना है। एक क्लस्टर के रूप में यह कार्य करेगा और वहाँ के संबद्ध जो आदिवासी वर्ग होंगे उनके लिए जिलों में स्थापित करेगा, उनके विकास के लिए, उनके जो भी संसाधन की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए। यह आदिवासी संग्रहकर्ताओं के आजीविका सृजन और उद्यमियों के बदलने का लक्ष्य रखता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है वन धन योजना। और देखिए ट्राइफेड क्या है? ट्राइफेड एक सहकारी विपणन विकास संघ है, जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ, जिसे शॉर्ट में ट्राइफेड कहा जाता है। वर्ष 1987 में अस्तित्व में आया और जो कि जनजातीय मामलों के मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। तो आप इसे भी याद रखिएगा, यह भी प्रश्न क्रिएट करता है, बार बार ट्राइफेड से प्रश्न पूछा जाता है। जिसका प्रधान कार्यालय कहाँ? मुख्य कार्यालय दिल्ली में। इसके देश भर में 13 क्षेत्रीय कार्यालय या नेटवर्क हैं। ट्राइफेड के कार्य क्या है? स्थानीय आदिवासी समुदाय के लघु जो वन उपज होते हैं उसका विकास के लिए सभी गैर लकड़ी वन उत्पाद शामिल करना है
उत्पादन करना है, शामिल किया जाता है इस ट्राइफेड के कार्य में। ट्राइफेड जनजातियों को अपना उत्पादन बेचने के लिए एक सुविधा प्रदाता या सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। एक मंच प्रदान करता है कि जितने भी आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं वो अपने वन के उत्पादन को इसके माध्यम से उसके लिए व्यवस्था क्रिएट करे, उत्पादन बेचने के लिए सुविधा या मंच ऐसा प्रदान करे, और खुदरा विपणन और विकास भी इसके कार्य में शामिल है। इस प्रकार से ट्राइफेड ऐसा कार्य गतिविधि करती है। तो उम्मीद करता हूँ वन आर्थिकी से संबंधित जितने भी पॉइंट है कवर हो गए होंगे। इसे की नोट्स बेहतर तरीके से बना लीजिएगा ताकि मेंस और इंटरव्यू में जब भी यह प्रश्न आए तो उसे बेहतर तरीके से कवर कर लीजिएगा। और यह 2023 और 22 में जो भी पीसीएस होने वाले हैं इसके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीवीआई श्रेणी का यह टॉपिक है, इसे बेहतर तरीके से आप लोग कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए, कश्मीर में सिनेमा घर में 32 सालों का सन्नाटा टूटा है। तो देखिए, आम धारणा नहीं, आम चीज़ नहीं समझिएगा इसे। क्यों? सिनेमा रहे या कोई मनोरंजन का साधन रहे, वो व्यक्ति विशेष को समाज के उन वर्तमान गतिविधियों से जोड़ता है और उसमें सुधार की बात करता है जो वर्तमान रूप से समसामयिकी रूप से सभी देश विदेश में कार्य और गतिविधि कर रहे हैं। और सिनेमा या फिल्म घरों का या इस प्रकार के जो क्रिया गतिविधि की जाती है, फिल्म या सीरियल कुछ इस प्रकार के बनते हैं, वो समाज का आईना होता है और समाज को पॉजिटिव वे से ले जाने का आगे की मंशा रखता है। और किसी राज्य में इतने सालों से अगर बंद है तो समझ सकते हैं उनकी वैचारिक जो विकास होना चाहिए था वो कहीं ना कहीं 32 सालों से रुका हुआ था। इसके लिए सरकार ने जो केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर, उसके बाद गतिविधि बढ़ी है और सिनेमा घर पुनः आरंभ हुआ। तो यह एक आपको कंसेंस के लिए आप लोग बताया जा सकता है कि इंटरव्यू में आपसे यहाँ से प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है कि यह पूछा जा सकता है कि वर्तमान में यह क्या उपयोगिता रखती है। तो आपको इसकी उपयोगिता बताने की स्थिति में हो तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। 56 मिनट हो गया है, कोई बात नहीं है। देखिए, संघाई सहयोग संगठन कितना सार्थक है इसके संदर्भ में चर्चा की गई है। इस पर पहले मैंने भी वीडियो बनाया है, तो उसे वीडियो को देख लीजिएगा। संघाई सहयोग संगठन क्या है, उसकी उपयोगिता क्यों है, भारत इसमें क्यों इस पर शामिल होना चाहता है, और फिर उसके बाद भारत इससे अपना क्षेत्रीय संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है, सभी पर चर्चा किया गया। उसके अतिरिक्त आप लोगों को यहाँ पर कुछ बातें की गई हैं, तो आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। जैसे यहाँ पर कुछ बात की गई है चुनौतियों के संदर्भ में, रूस के संदर्भ में चुनौती क्या है, चीन के संदर्भ में चुनौती क्या है, और भी देश जो है उसके संकेत क्या है। बनाए गए हैं नए संवाद क्षेत्र जैसे बहरीन, मालदीव, कुवैत, सऊदी अरब, अमीरात जो एशिया के नए संवाद सहयोगी बनाए गए हैं। जबकि मिस्र, सऊदी अरब, कतर के लिए यह प्रक्रिया आरंभ की गई है। तो यह कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा एससीओ का संगठन, इसलिए इसकी प्रश्न आने वाले भविष्य को निर्धारित करेगा। तो आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, इसको टैली कर लीजिएगा। आप लोग की नोट्स जरूर बनाए होंगे, मुझे उम्मीद है, उसके साथ टैली कर लिए। और जो 21 सूत्रीय समरकंद घोषणा की खाका महत्वाकांक्षी जो है 23 से 27 के लिए व्यापक कार्ययोजना निर्धारित करने एससीओ सदस्यों के बीच मित्रता और सहयोग संबंध प्रधानों का खांचा जो खिंचता, यह भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जो समरकंद में जो एससीओ की बैठक हुई है वहाँ पर 121 सूत्र दिए गए हैं, पॉइंट दिए गए हैं जिस पर इसको कार्य करना आने वाले 23 से 27 वर्ष के लिए, ध्यान रखिएगा। तो यह आपको इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यह प्रश्न भी डायरेक्ट पूछ सकता है कि एससीओ की 121 समरकंद सूत्रीय घोषणा क्या है। तो यह आप लोगों को जरूर की नोट्स में शामिल करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए, यह टॉपिक आप लोग पढ़ लीजिएगा। गंभीर समस्याओं पर शुतुरमुर्ग की रवैया, मैंने लव जिहाद या धर्मांतरण के संदर्भ में लास्ट में वीडियो कवर किया हूँ, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा। अगर लव जिहाद और धर्मांतरण का अगर अर्थ को छोड़ दिया जाए, अर्थात इस शब्द को छोड़ दिया जाए, धर्म का तो लव जिहाद कोई ऐसा शब्द है या धर्मांतरण ऐसा कोई शब्द है, तो समाज में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो हमेशा उस पर प्रश्नगत किया जा सकता है। और न्यायालय या कोई भी व्यवस्था क्या कार्य कर रही है उसके संदर्भ में इस लेख में स्पष्ट किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, यह हर राज्य की समस्या है। तो आपको इस प्रकार से देखने को, समझने को
यह एक लेख देता है। तो इस पर आप लोग समझ लीजिएगा। हालांकि इस पर मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं तो समाज का दायित्व तो हो जाता है, व्यक्ति का दायित्व तो हो जाता है कि किस प्रकार से उसको कार्य गतिविधि करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है मून लाइटिंग एक चलन विवाद क्यों है। मून लाइटिंग शब्द आया है तो इसे ज़रूर आप लोग अपने की नोट्स में शामिल कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न भी कभी कभी पीटी में पीसीएस स्तर पर या मेंस यूपीएससी के पीटी में कर दिया जाता है सब टर्मिनोलॉजी को यूज करके। तो इसलिए आप लोग याद रखिएगा मून लाइटिंग क्या है। देखिए मून लाइटिंग देखिए क्या होता है कि किसी दफ्तर निजी कर्मचारी को नियुक्ति के वक्त ही निर्धारित कर दिया जाता है उसकी नौकरी कितने घंटे की होती है, उसके कामकाज की शर्त क्या होगी, या कर्मचारी की अपेक्षा की जाती है कामकाज के लिए तय घंटों नौकरी की शर्तों नियमों के मामलों में उसकी असंवेदनशील अनुशंसनात्मकता या दर्शाएगी या नैतिकता के दायरे से बाहर नहीं जाएगी। अर्थात एक मेमोरेंडम दे दिया जाता है, इसी के आधार पर काम करना है। यही मून लाइटिंग के संदर्भ में चीज़ें स्पष्ट की जाती है। तो इसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, कवर कर लीजिएगा। और आप इसे, क्योंकि यूरोप में भी यह बहुत ही चर्चा में आया है यह शब्द, तो आपको ये कवर कर लेना चाहिए ताकि आने वाले समय में कभी भी इससे प्रश्न पूछे तो आप लोग को कवर होना चाहिए। देखिए एक नया इनिशिएटिव लिया जाएगा, एक ही केवाईसी से होंगे सभी बैंकिंग काम। तो आपको इससे रिलेटेड आने वाले समय में कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। देखिए फिनटेक के संदर्भ में सुरक्षा लगातार काम करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री के द्वारा ये बोला भी गया। फिनटेक के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में चर्चा भी किया है, तो इस चीज़ को ऐड करते जाइएगा। जो भी चीज़ें देखिए बस आप लोग को ऐड करना, अतिरिक्त जो चीज़ें वह विस्तृत मान लीजिए पढ़ा दिया गया आर्थिकी के बारे में सारे चीज़ बता दिया गया। अब नया कुछ ऐड होगा तो बस लास्ट में ऐड करते जाइएगा, उस पर विस्तृत पुनः मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि उससे टॉपिक कवर कम हो जाएगा और आप लोग के लिए एक ही चीज़ पर बार बार प्रश्न टॉपिक समझाना बताना ठीक उचित नहीं है। कोशिश करता हूं कि अधिक से अधिक आप लोग के लिए मेंस का टॉपिक कवर हो ताकि आने वाले समय में आप लोग को उपयोगी हो सके। तो देखिए एक और है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, कोविड के दौरान बहुत ही चर्चा में यह रहा था, उससे लगातार प्रश्न भी बने थे। तो आप लोग को याद रखना है अगर लगातार यह जारी रहा तो चावल का घट जाएगा बफर स्टॉक। तो इसके संदर्भ में चिंता भी व्यक्त की जा सकती है कि ऐसा अगर स्थिति हुआ तो क्या होगा। पर मेरा यह मानना है कि इस प्रकार की अगर स्थिति आती है तो सरकार की जवाबदेहिता बहुत बढ़ जाती है। और भारत में एक कॉन्सेप्ट है जो मैं पहले पिछले दिनों में बताया था कि भारत गरीब का कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने बताया था। भारत का जब भी आकलन किया जाता है विदेशियों के द्वारा तो एक गरीब राष्ट्र के रूप में किया जाता है। तो क्या सरकारों को शुरुआती सरकारों को ऐसी नहीं करनी चाहिए थी कि गरीबी समस्या के निदान के लिए उसका ठोस उपाय लाया जाए, या वर्तमान सरकार के द्वारा ठोस उपाय किया जाए। देखिए बहुत से कार्य किए गए हैं पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा भी, वर्तमान सरकार के द्वारा भी, पर ठोस जो कदम इसके जड़ में जाके गरीबी की समस्या का समाधान करना है, ढूंढना है, वो कदम कहीं ना कहीं कम दिखता है। और सरकारों को यही चाहिए, या आने वाली वर्तमान सरकार जो है या आने वाली जो सरकारें होंगी उनको इस ठोस कदम पर कार्य करने की ज़रूरत है। और मैं नहीं मानता इस प्रकार के जो गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे कॉन्सेप्ट है उसको लागू लगातार लंबे समय तक रखना चाहिए। इससे क्या होता है, राष्ट्र के राष्ट्रीय संपत्ति जो होता है वो कहीं नहीं कहीं उसका मिसयूज होता है और लोग उसके आदी हो जाते हैं। लोगों की उपयोगिता कार्य करने की क्षमता घटती है। और लोगों को अगर सभी चीज़ें मुफ्त दे दी जाए ना तो होगा क्या, ज़्यादा और भी अपेक्षा करने लगे और भी मुफ्त संसाधनों को प्राप्त करने के लिए। उनको इतना सबल बना दीजिए, उनको इतना सशक्त बना दीजिए कि वो स्वयं खरीद कर सके। खरीद करेगा ना तो होता है क्या कि राष्ट्र की आय बढ़ती है। तो राष्ट्र की जब आय बढ़ेगी तो लोगों की भी आय बढ़ेगी, और लोग की आय बढ़ेगी तो आपके संसाधन खरीद की बिक्री अधिक होगी। तो फिर यह बात आएगा कि देश विकसित होगा, राज्य विकसित होगा, तो हमारे पास और भी अवसर क्रिएट होंगे। तो इसलिए देखिए एक कॉन्सेप्ट से सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि इसके जड़ में जाके काम करने की ज़रूरत है। मैं कभी यह नहीं बोलूँगा यह PY की योजना या तो इस प्रकार के जो भी कोई योजना पहले सरकार लाती है या भविष्य में लाने की कार्य कर रही है तो मुफ्त योजनाओं को अधिक समय तक लागू करे,
इससे मानव संसाधन की ह्रास होता है। अब कार्य की जो प्रकृति होती है वो कहीं ना कहीं बाधित होती है। तो इससे आप समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, सरकार को ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। तो इसमें देखिए 2023 को बफर स्टॉक केवल 120 लाख टन ही बचेगा अगर लगातार हम इसे बढ़ाते हैं, पर ऐसा मंशा भी सरकार के द्वारा नहीं है क्योंकि कोविड का काल समाप्त हो गया है। विषम परिस्थिति में ऐसी गतिविधि की जा सकती है, जैसे कोविड का दौर ऐसा आया है या इस प्रकार कभी ऐसी समस्या आएगी तो सरकार गरीब लोगों को या जो न्यूनतम आय वाले लोगों को इस प्रकार की सुविधाएं दी जा सकती है, पर यह लगातार जारी रहे यह कदाचित उचित नहीं है और यह समसामयिक रूप से सही भी नहीं है, अर्थव्यवस्था के लिए भी सही नहीं है। सरकार के पास संसाधन है, सीमित साधन होते हैं और इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि जब सरकार को अधिक लोग टैक्स देंगे तो ही उसके सरकार के पास आय सृजन होगा। इनडायरेक्ट टैक्स जाता है वो सही है, पर डायरेक्ट टैक्सों की मात्रा भी बढ़नी चाहिए, यह कहीं ना कहीं कमी दिखाता है। तो हम उन राष्ट्रों की तुलना नहीं कर सकते जो यूरोपियन कंट्री में लोग करता है, जैसे आपको स्वीडन, आयरलैंड, फिनलैंड जैसे देश करते हैं कि मुफ्त में बहुत सी चीज़ें देते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग इनडायरेक्ट टैक्स तो देते हैं, डायरेक्ट टैक्स की मात्रा 80 से 90% लोग अपना पे करते हैं। तो राज्यों के पास अथाह पैसा होता है, तो सोच सकते हैं जब अधिक पैसा हो तो उसको खर्च करने के लिए साधन की कमी नहीं होगी, तो इसलिए वो कर सकती है। पर भारत अभी इस स्थिति में नहीं है, इसलिए सभी को इसके लिए समग्र रूप से प्रयास करने की ज़रूरत है। तो चलिए इसमें देखिए अप्रैल 2020 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये सब पीटी फैक्ट है, आपको याद रखना चाहिए। और 91,000 करोड़ रुपया बोझ पड़ेगा सरकारी खजाने पर सब्सिडी के रूप में। यह योजना अगर विस्तार होता है तो यह देखिए कितना बड़ी राशि बोझ सरकार पर आएगी। मुफ्त राशन योजना के 6वें विस्तार का समय 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रहा है, तो सरकार क्या इस पर निर्णय लेगी उस समय पता चलेगा। पर मेरे पर्सनल व्यू से यही है, मैं समझता हूँ कि सरकार को यह काम छोड़कर इसके लिए ठोस कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए कि इन गरीब वर्ग के लोगों के लिए कोई एक आय का स्रोत क्रिएट किया जा सके। अगर आय का स्रोत क्रिएट किए जाने में सफल रह गई सरकार तो बहुत से चीज़ों को हम बिहाफ में ठीक कर सकते हैं, जैसे गरीबी है, भूखमरी है, बेरोजगारी है, तो ये सब समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होगी। तो सरकार को ऐसे ही करनी चाहिए। और भी चीज़ें यहाँ पर आप लोग की नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। चलिए आज का वीडियो में इतना ही, बाकी चीज़ें नहीं है शायद। हाँ नहीं, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए छूट जाता, इसी के लिए मैं नीचे स्लाइड है बाद, क्योंकि जो कुछ चीज़ें होती है ना करते करते दिमाग से स्लिप हो जाता है। प्रियंका चोपड़ा यूनिसेफ की सद्भावना दूत है, उनके द्वारा जो 17वां सत्र चल रहा है संयुक्त राष्ट्र सत्र का जो 17वां लक्ष्य सत्र हो रहा है, उसमें जाके संयुक्त राष्ट्र 2022 सतत विकास लक्ष्य मोमेंट में उद्घाटन में यह इनके द्वारा किया जा रहा है। और इस 17वां लक्ष्य जो होगा सत्र होगा उसमें चीज़ें स्पष्ट की गई है। तो ऐसे समय में इनके द्वारा कहा गया जब दुनिया कमज़ोर, देखिए जहाँ पर गरीबी, विस्थापन, भूखमरी, असमानताएं दुनिया की उस नींव को कमज़ोर करने में जिसके समय हमने लंबे समय तक संघर्ष किया है तो बात की है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे समय में यह बात की गई है जब SDG हासिल करने के लिए दुनिया के पास 8 वर्षों से कम समय बचा हुआ है। और आप लोग एक UPSC एस्पिरेंट है, PCS एस्पिरेंट है, जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था संविधान याद करने के लिए, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 याद करने के लिए, वैसे ही SDG गोल को 17 जो लक्ष्य है और उसके बाद उसके सब लक्ष्य 149 के आसपास है, उसको याद कर लीजिएगा। यह बार बार या 8 सालों में आपको देखने को बार बार मिल जाएगा। जो UPSC का एग्ज़ाम हो, PCS स्तर के सभी एग्ज़ाम जो मेंस होते हैं वहाँ पर पूछता है, तो ये आने वाले समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो SDG गोल मैं आप लोगों को डायरेक्ट क्लिप शेयर कर दूंगा इसके लक्ष्य का, तो आप लोग उसे याद कर लीजिएगा कि भूलना नहीं चाहिए। और सरकार की कौन सी योजना SDG के 17वें लक्ष्य के संदर्भ में प्रदर्शित होती है, सबको टैली करने का आदत डालिए ताकि आपका आंसर इम्प्रूवमेंट हो सके। तो चलिए इस पर हम लोग फिर कल कभी बात करेंगे। आज का वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम लोग कल फिर एक नए वीडियो के साथ अवेलेबल होंगे। तब तक के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए,
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, ताकि आप लोग का जो प्लान किया गया आप लोगों के लिए चीज़ें प्रोवाइड कराने के लिए धीरे धीरे हम इम्प्रूवमेंट के साथ आप लोग को दे सकें। लगातार लोग ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, तो और भी संख्या जल्दी डाउनलोड हो। जितने लोग सुन रहे हैं ऐप जरूर डाउनलोड करके एक बार विजिट करके देखिए क्या है युक्ति आईएएस पर आप लोग के लिए। आप कहीं भी पढ़ते हो, किसी भी संस्थान में पढ़ते हो, युक्ति आईएएस का टेस्ट जरूर दीजिएगा। क्यों? आपको समसामयिक रूप से एग्ज़ाम ओरिएंट टू द पॉइंट टेस्ट कैसे देना है, इसकी तैयारी युक्ति आईएएस कराता है। यहाँ पर हमारी टीम ऐसे ही क्वेश्चन को सेट करती है जो एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलता है। आप यूपीएससी के मेंस के पेपर से आप लोग आकलन कर लिए होंगे, तो हम लोग की टीम की पूरी प्रयास है इस बार कम से कम इस बार यूपीएससी के 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे क्रिएट आप लोग के लिए यूपीएससी में दिया जाए जो वहाँ से डायरेक्ट टैली करे उसके थीम को। तो हमारी टीम लगी हुई है, मेहनत कर रही है। बस आप लोग का प्रयास है कि आप लोगों को जो कहा जा रहा है ऐप डाउनलोड कीजिए, शामिल होइए, ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकिएगा। हमारी टीम पूरी मेहनत के साथ काम कर रही है। हमारा जो लक्ष्य है उस भ्रम को तोड़ने का, तो उसे हम लोग तोड़ने के लिए प्रयासरत है। तो आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग ज़रूर हमें कोऑपरेट कीजिए। फिर कल हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।